MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे और आप देख रहे हैं महाभारत। आज महाभारत में सबसे पहले आपको दिखाएंगे भारत के ऑपरेशन त्रिशूल की कहानी, जिससे पाकिस्तान थर्रा उठा है। भारत पाक सीमा पर होने वाले इस ऑपरेशन से पाकिस्तान में ऐसा हड़कंप मचा है कि पाकिस्तानी नौसेना के प्रमुख ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं और देश की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ सैनिकों को ही दे दी है। बताएंगे आपको कि क्या है ऑपरेशन त्रिशूल, जिसने पाकिस्तानी सेना और वहां के हुक्मरानों की रातों की नींद उड़ा दी है। एक तरफ भारत के कदम से पाकिस्तान बेदम हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान को बचाने की हर संभव कोशिश करने वाले देश अमेरिका को भारत ने दो टूक जवाब दे दिया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर सबसे शक्तिशाली देश होने का दम भरने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति को रूस को लेकर साफ संदेश दे दिया है। मोदी ने आसियान के लिए मलेशिया ना जाकर यह बता दिया कि ट्रंप किसी भी मंच पर रूस से तेल खरीदने को लेकर दबाव बनाने की कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, भारत पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसके अलावा आज महाभारत में बात उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की भी होगी, जहां एक बार फिर दंगे भड़काने की कोशिश की गई। अलीगढ़ में कई मंदिर की दीवारों पर आपत्तिजनक स्लोगन लिखे गए, जिसके बाद सनातनियों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। बड़ी संख्या में हिंदूवादी संगठनों ने थाने का घेराव करते हुए विरोध जताया। बताएंगे आपको कि आखिर अलीगढ़ में मंदिर की दीवारों पर क्या लिखा गया, जिसके बाद बुलडोजर एक्शन की मांग होने लगी है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे भारतीय सेना के ऑपरेशन त्रिशूल की। दरअसल भारतीय सेना पाकिस्तान को हर समय बताती रही है कि हम कितना तैयार हैं। भारतीय सेना का शौर्य पूरी दुनिया देख चुकी है और इसी शौर्य के आगे पाकिस्तान कई बार नतमस्तक भी हो चुका है। लेकिन इस बार जो भारतीय सेना करने वाली है, उसके बाद पाकिस्तान को दिन में ही तारे दिखने लगे हैं। अपने दुश्मन को लेकर भारतीय सेना की क्या तैयारी है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। त्रिशूल से कांपेगा पाकिस्तान। भारत माता की जय! भारत माता की जय! 30 अक्टूबर पाकिस्तान की बर्बादी की तारीख। युद्धाभ्यास पूरा होगा, सबसे भीषण जंग होगी। तीस अक्टूबर के नाम से पाकिस्तान क्यों कांप रहा है? 12 दिन में पाकिस्तान का नक्शा बदलने वाला है। पाकिस्तान पर जल थल नभ से सबसे भीषण हमला होने वाला है। भारत 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक पाकिस्तान सीमा के पास तीनों सेनाओं का संयुक्त युद्धाभ्यास त्रिशूल शुरू करने जा रहा है। भारत की तरफ से पाकिस्तान सीमा के पास सेना के तीनों अंगों थल सेना, नौसेना और वायुसेना का संयुक्त युद्धाभ्यास त्रिशूल शुरू करने की तैयारियों के बीच पाकिस्तान ने अपने केंद्रीय और दक्षिणी हवाई क्षेत्र में कई हवाई मार्गों पर प्रतिबंध लगा दिया है। 20 अक्टूबर को पीएम मोदी का INS विक्रांत एयरक्राफ्ट पर जाना। 23 अक्टूबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की नेवी कमांडर्स के साथ मीटिंग। 24 अक्टूबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की आर्मी की 7 कमान के कमांडर्स के साथ मुलाकात। 25 अक्टूबर को एयरफोर्स कमांडर्स की मीटिंग और 30 अक्टूबर से तीनों सेनाओं के सबसे बड़े युद्धाभ्यास का ऐलान।
कुछ तो बड़ा होने वाला है जिससे पाकिस्तान डरा हुआ है। कुछ तो ऐसा होने वाला है जो आज तक नहीं हुआ। कुछ तो ऐसा होगा जिससे पाकिस्तान की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल जाएगी। जब इतने कम समय में इतनी मीटिंग होती है, जब बैक टू बैक सबसे बड़े कमांडर्स एक साथ एक जगह पर होते हैं, तो वाकई कुछ बड़ा होने वाला होता है। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी कुछ ऐसा ही हो रहा था और एक बार फिर वैसा ही वॉर सीन बनने लगा है, जिसका सीधा असर सीमा पर दिख रहा है। पीओके से लेकर सरक्रिक तक पाकिस्तान को डर लग रहा है। 3206 किलोमीटर लंबे बॉर्डर पर पाकिस्तानी आर्मी हाई अलर्ट पर है। इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी, तीनों सेनाएं पाकिस्तानी बॉर्डर पर जमा हो रही हैं। पाकिस्तान बॉर्डर के पास राफेल, सुखोई 30, S-400 मिसाइल, प्रचंड अपाचे हेलीकॉप्टर समेत भारतीय सेना का हर विध्वंसक अस्त्र शस्त्र पाकिस्तान बॉर्डर के पास पहुंचने वाला है। इंडियन आर्मी की सबसे नई और घातक भैरव बटालियन भी इस युद्धाभ्यास में हिस्सा ले रही है। 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक होने वाली त्रिशूल एक्सरसाइज कोई यूजुअल या रेगुलर एक्सरसाइज नहीं है। ये वॉर एक्सरसाइज इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स की संयुक्त एक्सरसाइज है, संयुक्त वॉर एक्सरसाइज है। और ये उसके तुरंत बाद हो रही है जो अभी थार शक्ति एक्सरसाइज लोंगेवाला में हुई थी, भैरव बटालियन और आशी प्लाटून के साथ में। यानी कि ये एक सीधे सीधे संदेश है पाकिस्तान के लिए ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 का। और यही कारण है कि पाकिस्तान में भयंकर खलबली मची हुई है। इसी वजह से पाकिस्तान की सिट्टी बिट्टी गुम हो रही है। असीम मुनीर के सामने एक ऐसा सवाल खड़ा हो गया है जिसका जवाब पाकिस्तानी फौज में किसी के पास नहीं है। पाकिस्तान के पास कुल 6 लाख की आर्मी है, जिसमें से मुनीर ने करीब 2.5 से 3 लाख आर्मी पीओके में लगा रखी है। अफगान के साथ लड़ाई में अफगान बॉर्डर पर करीब 1 लाख आर्मी तैनात है। करीब 1 लाख सैनिक बलूचिस्तान और ईरान बॉर्डर पर तैनात है। बाकी बची फौज इंटरनेशनल बॉर्डर के लिए तैनात है। और इस वक्त पाकिस्तान की फौज 3 फ्रंट पर फंसी हुई है और हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के साथ जंग का चौथा फ्रंट खोल दिया है, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी है और जिसको बचाने के लिए मुनीर के पास सेना भी नहीं होगी। भारतीय सेना जहां सबसे बड़ा युद्धाभ्यास करने वाली है वो राजस्थान और गुजरात का बॉर्डर इलाका है। गुजरात बॉर्डर में ही सरक्रिक भी आता है। यहां पर तीनों सेनाएं होंगी। भारतीय आर्मी चीफ ने पाकिस्तान को भूगोल बदलने वाली चेतावनी दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान का नक्शा बदलने वाली वार्निंग दी है। तो क्या सरक्रिक से पाकिस्तान का नक्शा बदल जाएगा? आजादी के 78 साल बीत जाने के बावजूद सरक्रीक इलाके में सीमा को लेकर एक विवाद खड़ा किया जाता है। भारत ने कई बार बातचीत के रास्ते इसका समाधान करने का प्रयास किया है, मगर पाकिस्तान की नीयत में खोट है, उसकी नीयत साफ नहीं है। जिस तरह से हाल में पाकिस्तान की फौज ने सरक्रीक के सटे इलाकों में अपना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है, वह उसकी नीयत बताता है। साथियों, भारत की सीमाओं की रक्षा भारतीय सेनाएं और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मिलकर मुस्तैदी से कर रही हैं। अगर सरक्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे मेरे साथियों। और 1965 की जंग में भारत की सेना ने लाहौर तक पहुंचने का सामर्थ्य भी दिखाया। आज 2025 में पाकिस्तान को याद रखना चाहिए
कि कराची का एक रास्ता क्रीक से ही होकर गुजरता है। इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में भूगोल में रहना है कि नहीं रहना है। अगर उसे भूगोल में अपनी जगह बनानी है तो उसके लिए उसे जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म जिसको हम बोलते हैं, यानी कि उसका देश जो टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है उसे रोकना पड़ेगा। इस वक्त मुनीर को यह समझ नहीं आ रहा है कि कहां पर सेना को खड़ा करें और कहां से फौज को हटाएं। पाकिस्तानी आर्मी के लाखों सैनिक सबसे ऊपर पीओके पर तैनात हैं। अगर उनको गुजरात सर्किट की ओर भेजा जाता है तो पाकिस्तानी सेना को करीब 3000 किलोमीटर का फासला तय करना होगा, जिसमें वक्त और पैसा दोनों खर्च होगा और मुनीर के पास न तो वक्त बचा है और न ही पैसा। अगर पाकिस्तान ऐसा करता है तो पीओके में पाकिस्तान की सेना सबसे कमजोर हो जाएगी। और जब से भारतीय सेना ने सबसे बड़े युद्धाभ्यास का ऐलान किया है, तब से पाकिस्तान में हलचल बढ़ गई है। पाकिस्तान ने अरब सागर से लेकर हिंदुस्तान बॉर्डर तक नोटिस जारी किया है। ये वॉर एक्सरसाइज या मिसाइल टेस्टिंग का नोटिस है। मुनीर भारत के त्रिशूल युद्धाभ्यास से कितना डर रहा है, वो जरा तारीखों से भी समझते हैं। भारत 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक युद्धाभ्यास करेगा। पाकिस्तान ने 28 से 29 तारीख को हथियार टेस्टिंग की तारीख तय की है। जैसे ही भारत ने 30 तारीख का ऐलान किया, पाकिस्तान में एक ही चर्चा हो रही है, भारत युद्ध करने आ रहा है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या युद्धाभ्यास के बाद पाकिस्तान में कोहराम मचने वाला है? क्या पाकिस्तान का नक्शा बदलने वाला है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और एक बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, पाकिस्तान का फेक प्रोपेगेंडा सामने आया है, एक्सपोज हो गया है। पाकिस्तान जनरल राजीव घई का फर्जी वीडियो पोस्ट किया गया है। पीआईबी ने फैक्ट चेक कर इसका खुलासा कर दिया है कि जो वीडियो लेफ्टिनेंट जनरल घई का पोस्ट किया गया है वो फर्जी वीडियो है, फेक वीडियो है और झूठ और गलत इंफॉर्मेशन फैलाने की कोशिश इसके जरिए की गई। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई का यह फर्जी वीडियो है, इसे पाकिस्तान की तरफ से पोस्ट किया गया है और इस पोस्ट में राजीव घई लेफ्टिनेंट जनरल को लेकर जो बातें लिखी गई हैं वो पूरी तरह से गलत है। पीआईबी ने फैक्ट चेक करके इसका खुलासा किया है। रूस ने यूक्रेन पर फिर से ड्रोन और मिसाइल से हमला कर दिया है, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है। बता दें आपको कि 4 साल से ऊपर का वक्त बीत चुका है, लेकिन रशिया के यूक्रेन पर हमले लगातार जारी हैं। भले ही ट्रंप इस युद्ध के मसीहा बनने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन इन दोनों देशों पर ट्रंप की मध्यस्थता का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यूक्रेन और रूस के बीच लंबे वक्त से युद्ध जारी है। रूस ने एक बार फिर शुक्रवार शनिवार देर रात यूक्रेन पर हवाई हमले की और ताबड़तोड़ मिसाइलें और ड्रोन दागे। रूस के इन हवाई हमलों में 4 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। मरने वालों में 2 लोग राजधानी क्यू के रहने वाले थे। क्यू में 13 लोग घायल भी हैं। हमलों के कारण क्यू का एक गैर आवासीय इमारत में आग लग गई, जबकि इंटरसेप्ट किए गए मिसाइलों के मलबे दूसरे इलाकों में गिरे। इससे आसपास की इमारतों की खिड़कियों को नुकसान हुआ। इसके अलावा रूसी हमले में कई आवासीय इमारतें, निजी घर, एक दुकान और कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। वहीं रूसी हमले में सुरक्षित रहने के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पश्चिमी देशों से ज्यादा एयर डिफेंस सिस्टम की मांग की है। रूस यूक्रेन के बीच जंग को लगभग 43 महीने हो चुके हैं, लेकिन ये जंग रुकने की बजाय भीषण होती जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से इस युद्ध में मध्यस्थता की तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें युद्ध विराम कराने में कामयाबी नहीं मिल रही। ट्रंप और पुतिन के बीच होने वाली बातचीत
कैंसिल होने के बाद रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पुतिन ने सेना के कमांड पोस्ट का दौरा किया है, रूसी सेना के जनरल से मुलाकात की है, यूक्रेन में लड़ रहे सैनिकों की जानकारी भी ली गई है। पुतिन ने मिसाइल टेस्ट की भी जानकारी ली है, यानी राष्ट्रपति पुतिन हर तैयारी हर वक्त परख रहे हैं। पिछले दिनों भी हमने देखा था कि उन्होंने अपनी सेना को और ज्यादा अग्रेसिव और तैयार रहने के लिए कहा था, और अब पुतिन ने रूसी सेना के जनरल से मुलाकात की है। यूक्रेन में लड़ी जा रही है, उसको लेकर तैयारियों को लेकर बातचीत की गई है और पूरी जानकारी भी हासिल की गई है। चलिए बढ़ते अगर अब बात करते हैं भारत ने कैसे अमेरिका के राष्ट्रपति को आईना दिखा दिया है, क्योंकि यह पहली बार नहीं है जब भारत ने अमेरिका को जवाब दिया हो। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आपने कई बार सुना होगा ये कहते हुए कि पीएम मोदी उनके खास दोस्त हैं, लेकिन वही ट्रंप ट्रेड के लिए लगातार दबाव बना रहे थे। ऐसे में पीएम मोदी ने ट्रंप से इशारों में कह दिया है कि जब तक ट्रेड डील नहीं तब तक कोई मीटिंग नहीं। पूरी खबर क्या है इस रिपोर्ट में जानिए। मोदी का मास्टर स्ट्रोक, ट्रंप के मिशन पर चोट। पीएम की दो टूक, ट्रेड डील नहीं, मीटिंग नहीं। मलेशिया दौरा रद्द, आसियान समिट में वर्चुअली शामिल। ये वही ट्रंप हैं जिन्हें जब भी मौका मिला पीएम मोदी को दोस्त बताना नहीं भूले, चाहे वो पीस समिट की बात हो। India is a great country with a very good friend of mine at the top, and he's just done a fantastic job. And या फिर अमेरिका में भारत से रिश्ते पर पूछे गए सवाल का जवाब। Prime Minister Modi is a friend of mine, but they don't do very much business in terms of business with us. They sell a lot to us, but we don't buy from them. You know why? Because the tariff is so high. They have one of the highest tariffs in the world. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पीएम मोदी के साथ दोस्ती की कस्में खाते रहे हैं, दुनिया को दिखाते रहे कि पीएम मोदी से उनका खास रिश्ता है, लेकिन इस दोस्ती के पीछे ट्रंप भारत पर लगातार प्रेशर पॉलिटिक्स की चाल चल रहे हैं। रूस से तेल नहीं खरीदने के लिए दबाव बना रहे हैं। बताया जा रहा है कि 50% टैरिफ को लेकर भी अमेरिका झुकने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा झटका दिया कि उनके सारे अरमान पानी पानी हो गए। प्रधानमंत्री मोदी डोनाल्ड ट्रंप से 1-on-1 उन्हीं हालात में मिलना चाहेंगे जब भारत और अमेरिका के बीच में इस समय जो बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिस पे हम एक दूसरे से सहमत नहीं हैं, वो रिजॉल्व नहीं हो जाते और उनकी मीटिंग और विजिट का कोई ठोस परिणाम आउटकम नहीं सामने आता, चाहे वो ट्रेड डील हो या फिर कोई दूसरी बात हो। पीएम मोदी मलेशिया जाने वाले थे। आसियान समिट में पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात होने वाली थी। भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते अंतिम चरण में हैं और दोनों पक्षों की ज्यादातर मुद्दों पर सहमति बन चुकी है। ऐसे में ट्रेड डील की शर्तों और कानूनी पहलुओं पर काम चल रहा है, साथ ही समझौते की भाषा पर भी बारीकी से काम किया जा रहा है। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर 5 दौर की बातचीत हो चुकी है। ऐसे में उम्मीद की जा रही थी कि आसियान समिट में जब ट्रंप और पीएम मोदी के बीच मुलाकात होगी, उस वक्त ट्रंप पीएम मोदी पर दबाव बनाने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे में पीएम मोदी ने अपना मलेशिया दौरा रद्द कर दिया और अब आसियान समिट को पीएम मोदी ने वर्चुअली संबोधित किया। भारत और आसियान मिलकर विश्व की लगभग 1/4 जनसंख्या को रिप्रेजेंट करते हैं। हम सिर्फ ज्योग्राफी ही शेयर नहीं करते, हम गहरे ऐतिहासिक संबंधों और साझे मूल्यों की डोर से भी जुड़े हुए हैं। हम ग्लोबल साउथ के सहयात्री हैं। हम केवल व्यापारिक नहीं, सांस्कृतिक साझेदार भी हैं। आसियान भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का मुख्य स्तंभ है। भारत सदैव आसियान सेंट्रलिटी और इंडो पैसिफिक पर आसियान के आउटलुक का पूर्ण समर्थन करता रहा है। अनिश्चितताओं के इस दौर में भी
भारत आसियान कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में सतत प्रगति हुई है और हमारी ये मजबूत साझेदारी वैश्विक स्थिरता और विकास का सशक्त आधार बनकर उभर रही है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है जब पीएम मोदी और ट्रंप के बीच मुलाकात को टाला गया है। इससे पहले भी 27 सितंबर को पीएम मोदी न्यूयॉर्क के दौरे पर जाने वाले थे। पीएम मोदी यूएनजीए यानी यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली में संबोधित करने वाले थे, लेकिन बाद में यूएनजीए की बैठक में विदेश मंत्री ने संबोधित किया। 10 अक्टूबर को मिस्र में गाजा पीस प्लान की मीटिंग थी। भारत को भी इस समिट में आमंत्रित किया गया था, लेकिन पीएम मोदी की जगह विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह समिट में शामिल हुए। असल में पीएम मोदी ट्रंप के दबाव वाली राजनीति को ठुकरा रहे हैं और साफ कर दिया है कि जब तक ट्रेड डील पूरी नहीं होती तब तक कोई मीटिंग नहीं होगी। वैसे आसियान समिट में ट्रंप ने जो सपना संजोया था वो सारे सपने टूट गए। आसियान समिट में ना पीएम मोदी जा रहे हैं और ना ही रूस के राष्ट्रपति पुतिन। ऐसे में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तिलमिला उठे हैं। I'm going to have to know that we're going to make a deal. I'm not going to be wasting my time. I've always had a great relationship with Vladimir Putin, but this has been very disappointing. I thought this would have gone long before peace in the Middle East. डोनाल्ड ट्रंप मलेशिया पहुंच चुके हैं और वो एक तीर से 3 निशाने लगाने की सोच रहे थे, लेकिन पीएम मोदी के मास्टर स्ट्रोक से ट्रंप के इरादे मिट्टी में मिल गए और रही सही कसर रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने मलेशिया ना जाकर पूरी कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं इस बीच आसियान समिट में ट्रंप का विरोध हुआ है। ट्रंप गो होम के नारे लगाए गए हैं। कुआलालंपुर में ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी की गई है। ये फिलिस्तीन के लोग हैं जिन्होंने गाजा पट्टी में लगातार हो रहे हमलों को अत्याचार बताते हुए ये प्रदर्शन किया है और इन्होंने ट्रंप गो होम के नारे लगाए हैं। Trump, go home. Donald Trump, go home. चलिए बढ़ते हैं। अगर आप बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव की, बिहार चुनाव में बयानबाजी का पारा अब आसमान छू रहा है। आलम यह है कि नतीजों से पहले ही आरजेडी के नेताओं के सिर पर सत्ता का रंग चढ़ने लगा है। तभी तो वो ऐसी बेतुकी बयानबाजी कर रहे हैं जैसे मानो बिहार में दोबारा उनकी सरकार बन ही गई हो। देखिए कैसे बिहार के चुनावी रण में एक बयान ने सियासी आग भड़का दी है। तेजस्वी के कारी वक्फ बिल फाड़ने की तैयारी। मुस्लिम डिप्टी पर फंसे वक्फ से वोट जोड़ेंगे। वक्फ पर सियासत, मुस्लिम को सेफ्टी की गारंटी। वक्फ की एंट्री, मुस्लिम ध्रुवीकरण की रणनीति। बिहार के चुनावी रण में वक्फ की एंट्री हो गई है, जहां वक्फ बिल को लेकर जमकर सियासत देखने को मिली, क्योंकि चुनावी नतीजों से पहले ही आरजेडी नेताओं पर सत्ता का रंग चढ़ना शुरू हो गया है। और तो और अब तो चुनाव प्रचार में ही उनके बयानों में जंगल राज की बू आ रही है। दरअसल खगड़िया के गोगरी में तेजस्वी यादव की जनसभा थी, जहां मंच से आरजेडी के एमएलसी कारी शोएब ने ऐसा धमकी वाला बयान दिया जिससे बिहार की सियासत में बवंडर मच गया। तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, सारे बिल फाड़ के फेंक दिए जाएंगे, चाहे वो वक्फ बिल हो, कोई बिल हो। जिन लोगों ने वक्फ बिल का समर्थन किया उनका इलाज करना है। तो सुना आपने, अभी ना तो बिहार में मतदान हुआ है और ना ही आरजेडी की सरकार बनी है, लेकिन उससे पहले ही आरजेडी नेताओं के सिर पर सत्ता का नशा हावी होता दिख रहा है। हालांकि ये वीडियो वायरल होते ही सियासी तलवारें खिंच गईं। बीजेपी ने सीधा हमला बोला और इसे जंगल राज की वापसी का ट्रेलर करार दिया। ये अभी से लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड का बिल विधानसभा में पास होता है क्या? वक्फ बोर्ड का बिल संसद में पास होता है। अपनी जो भी क्षमता है, जो बिहार विधानसभा के द्वारा जो होता है उसकी बात करिए। आप पीछे जब सरकार में थे तो अपराधियों का राज था। आज भी आप कहते हैं शहाबुद्दीन की जय,
अब शहाबुद्दीन की जय बोलने वाला बिहार का कितना बड़ा दुश्मन है ये बिहार का बच्चा बच्चा जानता है। आरजेडी के नेता आरजेडी के अधिकृत मंच से आरजेडी के नेताओं के सामने वही बात दोहराते हैं जो तेजस्वी जी ने दोहराई थी कि वक्फ का बिल उसको फाड़ कर फेंक देंगे। यही तो हम कह रहे हैं कि आरजेडी का मतलब जंगल राज। तेजस्वी यादव के मंच से कारी शोएब जिस कानून को फाड़ने की धमकी दे रहे हैं वो संसद से पारित हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मुहर लगाई। ऐसे में क्या बिना आरजेडी और तेजस्वी की मंजूरी के कारी शोएब जैसे नेता ऐसे बयान दे सकते हैं? उनका यह बयान आरजेडी नेताओं का ओवर कॉन्फिडेंस भी दिखाता है। ऐसे में अब उनके इस बड़बोलेपन से आरजेडी को कितना नुकसान होगा ये तो 14 नवंबर को ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आरजेडी के वक्फ बिल फाड़ने वाले बयान पर संग्राम छिड़ गया है। प्रशांत किशोर ने आरजेडी पर निशाना साधा है। प्रशांत किशोर का कहना है कि यह विधानसभा का मुद्दा नहीं है, लेकिन उसके बाद भी लगातार आरजेडी के नेता इस पर बयान दे रहे हैं। और अभी हमने आपको दिखाया कि कारी शरीफ ने किस तरह से तेजस्वी यादव के मंच पर मौजूद रहते हुए ही संविधान से मंजूर, राष्ट्रपति से मंजूर इस कानून को फाड़ने की बात कही। आरजेडी ने घोषणा कर दिया है कि पंचायत प्रतिनिधियों को हम बीमा देंगे, 5 लाख का डबल कर देंगे मानदेय। क्या कह रहे हैं आरजेडी की घोषणा पर? कोई आरजेडी घोषणा कोई सुन भी नहीं रहा है। आरजेडी इतना घोषणा कर दिया कि उसको खुद नहीं याद है कि उसने क्या घोषणा की। नहीं, इतना जैसे लग रहा है खजाना खोल दिया है। क्या खजाना मिलेगा तब न खोलेगा? मुंह खोल दिया है, खजाना नहीं खोला, अपना मुंह खोल दिया है। और कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड का बिल हम फाड़ देंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि आएगी सरकार तो बिल फाड़ देंगे। फिर वही बात भाई, वक्फ बोर्ड का जो बिल है वो बिहार के विधानसभा का मुद्दा नहीं है, वो लोकसभा का मुद्दा है। तो इनको क्या डर लग रहा है कि मुसलमान खिसक रहे हैं? क्या वोट बैंक के मुसलमान खिसक रहे हैं? अरे भैया, सब कुछ खिसक रहा है, नीचे से जमीन खिसक रही है, कुछ बचेगा नहीं। आप मुसलमान और हिंदू की बात कर रहे हैं। रणनीतिकार रहे हैं आप, जेडीयू को 25 से कम बता रहे हैं, आरजेडी के लिए क्या कह रहा है आंकड़ा? अरे हमको नहीं मालूम है, जदयू को 25 से कम आ रहा है। चुनावी मौसम है, ऐसे में हर कोई चुनाव प्रचार में जुटा हुआ है। अनंत सिंह भी ताबड़तोड़ सभा करने में जुटे हुए हैं, लेकिन रामपुर डूमरा इलाके में सभा को संबोधित करने से पहले ही मंच टूट गया और बाहुबली अनंत सिंह नीचे गिर पड़े। टूटा मंच, गिरे बाहुबली अनंत। भाषण देने आए अनंत, टूटा मंच। जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। और ये क्या, मोकामा से जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह मंच से नमस्कार करते ही गायब हो गए। दरअसल जिस मंच पर जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह खड़े थे वो मंच ही टूट गया। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच मोकामा से जेडीयू के टिकट पर ताल ठोक रहे बाहुबली पूर्व विधायक अनंत सिंह एक बड़े हादसे का शिकार होते होते बचे। पूर्वी मोकामा के डुमरा गांव में तूफानी जनसंपर्क के दौरान उनके साथ ये घटना घटी। अनंत सिंह जब एक विशेष रूप से तैयार किए गए मंच पर समर्थकों के साथ खड़े थे और अनंत सिंह जिंदाबाद के नारों के बीच संबोधन शुरू होने वाला था, तभी अचानक मंच टूटकर बिखर गया। मंच के धड़ाम से गिरने से अनंत सिंह समेत मंच पर मौजूद कई लोग नीचे गिर पड़े। ये घटना मोकामा के डुमरा गांव में हुई। रिपोर्ट के अनुसार पूर्व विधायक अनंत सिंह यहां जनसंपर्क के लिए पहुंचे थे। स्थानीय लोगों के आग्रह पर अनंत सिंह एक अस्थायी मंच पर चढ़े। उनके साथ जल्दी ही कई समर्थक भी मंच पर पहुंच गए। इसी दौरान जब एक समर्थक माइक लेकर भाषण शुरू करने वाला था, नारे लग रहे थे, तो क्षमता से अधिक भार होने के कारण लकड़ी का मंच धड़ाम से टूट गया। गनीमत ये रही कि मंच टूटने के बावजूद बाहुबली विधायक अनंत सिंह को कोई गंभीर चोट नहीं आई। मंच के टूटते ही उनके सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत मोर्चा संभाला। सुरक्षा कर्मियों ने तेजी दिखाते हुए उन्हें तुरंत उठाया और भीड़ से दूर करते हुए अपनी गाड़ी में बैठाकर अगले जनसंपर्क स्थल के लिए रवाना कर दिया। हालांकि बाद में उन्हें ये जानकर राहत मिली कि विधायक सुरक्षित हैं। इस घटना के बाद समर्थकों में हड़कंप मच गया, लेकिन अनंत सिंह ने हौसला नहीं खोया और अपने समर्थकों को संबोधित किया। ये घटना मोकामा विधानसभा चुनाव के दौरान हुई है, जहां अनंत सिंह और सूरजभान सिंह की पत्नी के बीच भीषण सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
बात अलीगढ़ की कर लेते हैं, क्योंकि अलीगढ़ में 4 मंदिर पर धार्मिक नारे लिखे जाने के बाद विवाद बढ़ गया। इतना ही नहीं, शिकायतकर्ता को भी जान से मारने की धमकी दी गई है, जिसके बाद इलाके के लोग दोषियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन की भी मांग कर रहे हैं और थाने का घेराव किया है। अलीगढ़ में सांप्रदायिक साजिश किसकी? कौन बिगाड़ रहा है अलीगढ़ का माहौल? थाने पर लोगों का जमावड़ा, पुलिस के सामने नारेबाजी हो रही है। दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारी बुलडोजर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। यह तस्वीर आई है अलीगढ़ से, जहां लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। दरअसल हुआ ये कि किसी ने गांव के 4 मंदिरों की दीवारों पर आई लव मोहम्मद लिखा और फरार हो गया। बात इतनी सी होती तो कोई बात थी, लेकिन आई लव मोहम्मद के साथ शिकायत करने वाले युवक को जान से मारने की धमकी दी गई, जिसके बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया। जब हम सुबह उठे तो हमने देखा था वो, तो हमने 112 पे कॉल करके पुलिस बुलाई, तो पुलिस आई, उसने देखा उधर वो मतलब कलर से बंद कर दिया, दिखे ना किसी को, पुलिस वालों ने। फिर मतलब पुलिस को जाते ही तो उनके जो भी थे, गुल मोहम्मद लड़का था, अरशन नाम है उसका, वो बाइक पर जा रहा था, मुझे खुली धमकी दे गया था, आज शाम तक ये खत्म कर दूंगा मैं। इरादे के साथ ये किया गया है, सांप्रदायिक माहौल को खराब करने के उद्देश्य से किया गया है। जैसा कि पूर्व में एक नारा चला था, गजवाए हिंद का कुछ जिहादियों के द्वारा दिया गया था, जब उसी को कहीं ना कहीं चरितार्थ करने के लिए इस तरीके की गतिविधियां पूरे भारतवर्ष में, खासतौर से उत्तर प्रदेश में और अलीगढ़ में की जा रही हैं। मैं 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और 3 टीमें बना दी गई है। पूरा प्रयास है, और क्योंकि वहाँ पर आरोपी है नहीं, तो उनकी तलाश में पुलिस की 3 टीमें। अलीगढ़ के बुलाकगढ़ी और भगवानपुर गांव में राम राम कहने का विवाद खत्म नहीं हुआ था। उससे पहले आई लव मोहम्मद ने चिंगारी का काम किया। फिर क्या था, हिंदू संगठनों ने थाने का घेराव कर लिया और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। वहीं इलाके के लोगों का मानना है कि धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश की गई। कुछ मानसिक रूप से जो बिल्कुल जिहादी लोग हैं, जो कोई भी हो सकता है, और उन्होंने मंदिरों पे आई लव मोहम्मद लिख दिया है, और एक मंदिर नहीं 5 मंदिरों पे लिखा गया है। और ये सोची समझी साजिश है, जो कि सरकार को बदनाम करने का पूरा टारगेट बना लिया है इन लोगों ने। कि अगर चिन्हित करके इन लोगों के घर पर बुलडोजर नहीं चलाया गया, इन लोगों को, अभी एक लड़का यूसुफ नाम है उसका, उसे यदि नहीं उठा के मेरे सामने यहाँ पर हमारे सामने नहीं लाया गया, तो बता रहा हूँ कि उन लोगों के लिए ये परिस्थितियां जब बिगड़ेंगी तो इन लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। टीम गठित कर आरोपियों की तलाश और लोगों से पूछताछ की जा रही है। यह बात सामने आई थी कि कुछ देव स्थानों पर कुछ धार्मिक नारे लिख दिए गए हैं। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। उन धार्मिक नारों को तत्काल हटवाया गया। सभी जगह से नारे हटवा दिए गए हैं। थाना लोधा पर इस संबंध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। पुलिस का दावा है कि आरोपी जल्द ही सलाखों के पीछे होंगे और लोगों की मांग है कि आरोपियों के घर बुलडोजर की कार्रवाई की जाए। फिलहाल मामले की जांच जारी है और दोषियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, दिल्ली में अमित शाह से मिले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जेपी नड्डा से भी सीएम योगी ने मुलाकात की है। काफी लंबी ये मुलाकात चली है, बातचीत हुई है। जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के केंद्रीय मंत्री से भी मुलाकात की है उन्होंने, साथ ही गृह मंत्री अमित शाह से भी उनकी मुलाकात हुई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली में थे, उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की और जेपी नड्डा से मुलाकात की। 2 तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। जिस वक्त अमित शाह से मुलाकात करने के लिए योगी आदित्यनाथ पहुंचे, गृह मंत्री से मुलाकात की। ये हालांकि अभी तक तो इसे एक शिष्टाचार नॉर्मल मुलाकात बताया जा रहा है। और ये दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, जेपी नड्डा से मुलाकात की है योगी आदित्यनाथ ने और ये मुलाकात काफी लंबी चली है, काफी लंबी बातचीत हुई है। किन मुद्दों को लेकर बातचीत हुई है अभी तक ये पता नहीं चल पाया है। हालांकि अभी जो बीजेपी के सोर्सेज बता रहे हैं वो इससे सिर्फ और सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात बताया जा रहा है।
चलिए बढ़ते हैं आगे। विदेश में छिपे भारतीय अपराधियों पर कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। भारतीय एजेंसियों ने 2 बड़े अपराधियों को, गैंगस्टर्स को भारत डिपोर्ट करने में सफलता हासिल की है। लॉरेंस गैंग के बदमाश लखविंदर और सिंगर फाजिलपुरिया के घर पर फायरिंग करवाने वाले सुनील सरधानिया को डिपोर्ट करने के बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर ही भारतीय एजेंसियों ने गिरफ्तार कर लिया। अमेरिका से वापस लाया गया भगोड़ा अपराधी। लॉरेंस गैंग का गुर्गा, अब भारत में चलेगा मुकदमा। विदेशों में छिपे अपराधियों के खिलाफ भारत सरकार को बड़ी सफलता मिली है। सीबीआई ने अमेरिका में छिपे शातिर बदमाश लखविंदर कुमार को भारत डिपोर्ट करवा लिया है। गैंगस्टर लखविंदर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक्टिव मेंबर है। बदमाश को भारत वापस लाने में सीबीआई ने विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय की मदद से ऑपरेशन चलाया था। कई महीनों की जद्दोजहद के बाद अमेरिकी एजेंसियों ने गैंगस्टर लखविंदर को भारत डिपोर्ट किया है। लखविंदर को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरते ही सीबीआई की टीम ने अरेस्ट कर लिया। भारत सरकार का गैंगस्टरों पे बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, क्योंकि 25 से ज्यादा जिन लोगों को यूएसए से डिपोर्ट करके भारत लाया गया उसमें कुख्यात गैंगस्टर लखविंदर कुमार भी है। लखविंदर कुमार अपना विदेश में रहकर पूरा एक्सटॉर्शन का जो सिंडिकेट था वो ऑपरेट करता था। भारत के अंदर, हरियाणा के अंदर कुछ व्यापारियों को टारगेट करके उनसे रंगदारी मांगना, उनके घर में फायरिंग करवाना, ये पूरा जो नेक्सस था वो लखविंदर कुमार यूएसए से ऑपरेट करता था। और फिलहाल अब लखविंदर कुमार जो है हरियाणा पुलिस के हवाले कर दिया है। गिरफ्तार बदमाश लखविंदर के खिलाफ हरियाणा में रंगदारी, धमकाने और अवैध हथियार रखने, साथ ही हत्या के प्रयास जैसे कई मामले दर्ज थे। पुलिस सूत्रों का कहना है कि बदमाश लखविंदर विदेश में बैठकर रंगदारी वसूलने का काम कर रहा था। विदेशी धरती से ही वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के इशारे पर गैर कानूनी क्राइम नेटवर्क चला रहा था। लखविंदर ने हरियाणा में अपना आतंक मचाया था। हरियाणा पुलिस ने जैसे ही उसके खिलाफ शिकंजा कसना शुरू किया, वो भारत छोड़कर विदेश भाग गया। बाद में उसके अमेरिका में छिपे होने की खबर मिली। सीबीआई ने हरियाणा पुलिस के कहने पर करीब 1 साल पहले उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था, जिस पर अब जाकर अमेरिकी एजेंसियों ने बदमाश लखविंदर को भारत वापस भेजा है। इसके अलावा भारतीय जांच एजेंसियों को एक और सफलता मिली है। हरियाणा के मशहूर सिंगर राहुल फाजिलपुरिया पर हुई फायरिंग के मास्टरमाइंड सुनील सरधानिया को भी डिपोर्ट कर लिया गया है। हरियाणा के मशहूर सिंगर राहुल फाजिलपुरिया पर हुई फायरिंग के मास्टरमाइंड सुनील सरधानिया को भी डिपोर्ट कर लिया गया है। क्रिमिनल सुनील सरधानिया को भी दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ही अरेस्ट किया गया। सरधानिया को हरियाणा, दिल्ली एनसीआर में हुई कई वारदातों का मास्टरमाइंड माना जाता है। पुलिस को उम्मीद है कि सरधानिया से पूछताछ में कई मामलों का खुलासा होगा। आपको बता दें, विदेश में छिपे बदमाशों के खिलाफ भारत की एजेंसियां ताबड़तोड़ एक्शन ले रही हैं, जिसके तहत 50 से ज्यादा बदमाशों को विदेश से वापस लाने की प्रक्रिया चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अगली खबर महाराष्ट्र के सतारा से है, जहां महिला डॉक्टर की आत्महत्या मामले में पुलिस फुल एक्शन मोड में दिख रही है। एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि दूसरे की तलाश जारी है। पीड़िता के लिए इंसाफ की आवाज उठाए रेजिडेंट डॉक्टर सड़कों पर काली पट्टी बांधकर विरोध कर रहे हैं। 28 साल की उस महिला डॉक्टर की हथेली पर सुसाइड नोट लिखा था, जिसने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कि सवाल ये भी कि आखिर पीड़िता को न्याय कब मिलेगा। महाराष्ट्र के सतारा जिले में डॉक्टर की आत्महत्या के बाद सियासत से लेकर सिस्टम तक हर कोई सवालों के घेरे में है। इस मामले ने पूरे मेडिकल फ्रेटर्निटी को झकझोर दिया है। माड यानी महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स ने मोर्चा खोल दिया है। कई अस्पतालों में डॉक्टर ब्लैक रिबन पहनकर विरोध कर रहे हैं और पीड़ित के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। महिला डॉक्टर ने जिस होटल में खुदकुशी किया है उस होटल में मौजूद हूँ, हमारे साथ मैनेजर हैं। किस दिन हुआ था ये घटना? ये 23 तारीख को रात को 1:30 बजे वो उसको नहीं 1:30 बजे रूम दी थी। अच्छा हाँ। ये लेडी कब आई थी जो महिला? रात को 1:30 बजे आई थी। 23 तारीख को रात को 1:30 बजे आई थी। उसको रूम दी गई। अच्छा। वो जो रूम बॉय सोआ था यहाँ, उसने संजू यादव नाम, उसने रूम दी। अच्छा। फिर क्या हुआ जब गैस?
फिर क्या नहीं, दूसरे दिन जब वो आई नहीं, वो रूम जब खोला नहीं, 4 बज गई 5 गई, तब थोड़ा सा डाउट आया। फिर आप लोगों ने पुलिस को बुलाया? हाँ, पुलिस स्टेशन को। महाराष्ट्र में महिला डॉक्टर की आत्महत्या के मामले में अब बड़ा अपडेट आया है, जहां रेप का आरोपी पुलिस सब इंस्पेक्टर आखिरकार गिरफ्तार हो गया है। आरोपी ने थाने में जाकर खुद सरेंडर किया। इस केस ने पूरे राज्य की कानून व्यवस्था और सिस्टम पर फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। महाराष्ट्र के सतारा जिले में महिला डॉक्टर ने कुछ दिन पहले आत्महत्या कर ली थी। उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा था कि एक पुलिस अधिकारी ने उसके साथ रेप किया और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। लगातार फरार चल रहा आरोपी पीएसआई अब खुद थाने पहुंचा और सरेंडर किया। बताया जा रहा है कि जब राज्य भर में गिरफ्तारी का दबाव बढ़ा तो उसने अपने ही विभाग के सामने घुटने टेक दिए। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। इस मामले ने सोशल मीडिया पर भी गुस्सा भड़का दिया है। विपक्षी दलों ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है कि अगर पुलिस ये आरोपी बन जाए तो जनता का भरोसा कहां रहेगा। सतारा जिले में सरकारी महिला डॉक्टर की कथित आत्महत्या के मामले में पुलिस सब इंस्पेक्टर गोपाल बादाने को शनिवार शाम गिरफ्तार कर लिया गया। ये गिरफ्तारी उसी दिन हुई जब पहले से आरोपी सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रशांत बंकर को पुणे से पुलिस ने हिरासत में लिया था। सतारा एसपी तुषार दोषी ने बताया कि बादाने ने खुद को फाल्तन ग्रामीण थाने में सरेंडर किया। डॉक्टर पर मानसिक उत्पीड़न और आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया है। उसे अदालत में पेश किया गया और 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया। आरोपी पीएसआई अब जेल के अंदर है, लेकिन एक होनहार डॉक्टर अब इस दुनिया में नहीं। सवाल यह है कि क्या सिस्टम में अब भी ऐसे लोगों को सजा मिलेगी या फिर किसी और की जिंदगी इस अन्याय की भेंट चढ़ जाएगी? न्याय कब तक मिलेगा, यही सवाल अब पूरे महाराष्ट्र में गूंज रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सतारा कांड को लेकर मुख्यमंत्री फडणवीस ने बड़ा बयान दिया है। छोटी बहन को न्याय दिलाकर रहेंगे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह कहा है। आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। विपक्ष पर हर चीज में राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि विपक्ष हर चीज में राजनीति करता है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने छोटी बहन कहा है। जिस डॉक्टर ने आत्महत्या की है उसके लिए साफ कहा है कि छोटी बहन को न्याय दिलाकर रहेंगे। खबर इंदौर से आपको बताते हैं। इंदौर में ऑस्ट्रेलिया की 2 महिला क्रिकेटर्स के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की, एक अभियान चलाया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन गिरफ्तारी के बाद आरोपी की हालत कैसी है, जो कि अपने पैरों पर चल तक नहीं पा रहा है, क्या हुआ है और कैसे पुलिस इसके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रही है, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। महिला क्रिकेटर्स के साथ छेड़छाड़, आरोपी गिरफ्तार। आरोपी की कलंक कथा, अकील की अपराध प्रथा। अकील नामी बदमाश, बाकी साथियों की तलाश। लंगड़ाता हुआ ये शख्स है तो शातिर बदमाश, नाम है अकील। 10 दिन पहले जमानत पर छूटा है, लेकिन कहते हैं ना, चोर चोरी करने से जाए लेकिन हेरा फेरी से ना जाए, और यही काम अकील ने किया। चोरी डकैती करने वाला बदमाश इंदौर में 2 विदेशी खिलाड़ियों के साथ छेड़खानी कर रहा था। फिर क्या था, पुलिस ने ऐसी दवाई पिलाई कि पैर से चलने लायक नहीं रहा। आनंद जी, आपने क्या देखा था 23 तारीख को 11 सवा 11 बजे, क्या हुआ था? खिलाड़ी जा रही थी ऑस्ट्रेलिया लेडीज, उनको लड़का एक टल्ला मारते हुए निकला। मतलब हाथ मारते हुए? हाँ, ये कोनी। अच्छा, फिर उसके बाद फिर निकल गई वापस, रिटर्न दोबारा उसी रास्ते से वापस वो रिटर्न आया। मतलब जो आरोपी था, ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी यहाँ से जा रही थी, वो पहले हाथ मारते हुए निकलता है, हाथ मारते हुए निकलता है और फिर वापस पलट के आता है। मतलब 2 बार बैट टच किया। मेरे ख्याल 2 बार करा। मध्य प्रदेश के इंदौर में आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का मैच चल रहा है। इंदौर में ऑस्ट्रेलिया की महिला खिलाड़ी टीम प्रैक्टिस कर रही है। सभी खिलाड़ी इंदौर के रेडिसन ब्लू होटल में ठहरे हैं। पिछले दिन ऑस्ट्रेलियाई टीम की 2 स्टार महिला खिलाड़ी होटल से बाहर निकली। उसी वक्त बदमाश अकील ने उनके साथ अश्लील हरकत और बैट टच किया। घटना ने न केवल खिलाड़ियों को झकझोर दिया, बल्कि शहर की कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए। मैं इस समय उसी स्पॉट पर हूं जहां पर ऑस्ट्रेलिया महिला खिलाड़ियों के साथ छेड़छाड़ हुई थी। अब मैं आपको पूरा सीक्वेंस बताता हूं। मेरे पीछे आप वो जो बड़ी बिल्डिंग देख रहे हैं, वो रेडिसन ब्लू होटल है। उसी होटल में ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम रुकी हुई है और 23 तारीख को सुबह 11 बजे जो 2 महिला खिलाड़ी हैं, रेडिसन ब्लू होटल से पैदल इस सर्विस रोड से चलते हुए
कैफे की तरफ जाती हैं। और एफआईआर में जिस चीज का जिक्र है वो आप समझिए, सम्यक स्टोन का जिक्र है कि सम्यक स्टोन जो दुकान है उसके पास ही जो बाइक सवार आरोपी अकील है उसने दोनों महिला खिलाड़ियों के साथ छेड़छाड़ की और फरार हो गया। आपने कुछ देखा था यहाँ पे क्या हो रहा था? हाँ, 5-6 लेडीज निकल के जा रही थी लड़कियाँ। अच्छा। हाँ। नहीं तो कोई विदेश से आई हुई 2 लड़कियां देखी नहीं आपने? 2 नहीं देखी सर, वो 4-5 देखी थी। अच्छा। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के महिला क्रिकेटर्स की सुरक्षा में भारी चूक हुई है। इंदौर के रेडिसन ब्लू होटल के पास 2 महिला क्रिकेटर्स के साथ छेड़खानी ने सुरक्षा की पोल खोल दी। वहीं छेड़छाड़ होते ही दोनों महिला क्रिकेटर्स ने एसओएस का नोटिफिकेशन भेजा और फिर सूचना मिलते ही सुरक्षा अधिकारी मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी अकील को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी को पकड़ा है, हम उसी स्पॉट पर और उसी सीसीटीवी फुटेज को दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये जो मार्वल्स की दुकानों की लाइन है, यहाँ पर रेडिसन होटल से सिर्फ 700 से 800 की मीटर दूरी की जगह है और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो कैमरे हैं जिसमें कि मैं खुद आपको कैद होते हुए दिख रहा हूँ कि ये जो सीसीटीवी देख रहे हैं आप, जैसे कि मैं बाहर से अंदर आया, इसी तरह वो जो महिला खिलाड़ी हैं यहाँ से गुजरते हुए इस सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में रिकॉर्ड हुई थी। हालांकि यहाँ जो इनका जो स्टोरेज का इक्विपमेंट होता है उसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। हम यहाँ के जो ऑनर्स हैं या जो यहाँ पर काम करते हैं उनसे बात करेंगे। ये जो सीसीटीवी है इसी में वो दोनों महिला खिलाड़ी कैप्चर हुई थी। हाँ, देखी थी सही, तो फिर मेरे को जो पता नहीं, पुलिस वाले ने देखा था तो वो इसकी वो ले गए रिपोर्टिंग। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर जांच में जुट गई है और जो अब खुलासे हो रहे हैं उससे हर कोई हैरान है। पुलिस के मुताबिक अकील कई बार जेल जा चुका है। 10 दिन पहले जमानत पर बाहर आया था। शहर के कई थानों में वांछित अपराधी है। डकैती, हत्या के प्रयास में कई मामले दर्ज हैं। इस क्रिमिनल का जो बैकग्राउंड पता किया गया तो क्रिमिनल का जो आपराधिक बैकग्राउंड है, लगभग 1 दर्जन के करीब इसके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध है। इसमें जिसमें कि लूट, डकैती, चोरी और इस तरह के जो बड़ी जो मारपीट के जो ऑफेंस होते हैं वो उसके खिलाफ रजिस्टर्ड है। इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ छेड़छाड़ करने वाला कोई मंचला नहीं, बल्कि 10 गंभीर अपराधों को अंजाम देने वाला बदमाश निकला। ऐसे में इंदौर पुलिस की हवाइयां उड़ गईं। अब खिलाड़ियों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, लेकिन पुलिस की लापरवाही अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की सुरक्षा पर भारी पड़ सकती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और दिन भर की अहम खबरों के साथ महाभारत में इतना ही, लेकिन रिपब्लिक भारत पर खबरें लगातार जारी हैं। जल्द लौटना छोटे से ब्रेक के बाद। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH